गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए इंग्लिश की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी इंग्लिश में जो है वो आपका ग्रामर का पार्ट यहाँ पर चल रहा है। तो ग्रामर में जो आपका फर्स्ट लेसन है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है इसका मैंने 2 वीडियो आप सबसे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो ना देखी हो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और आपके जितने भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन यहाँ पर चल रही है सभी की जो है प्लेलिस्ट बना दी गई है। बस आपको चैनल पर जाना है और आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी वीडियो अच्छे से मिल पाएगी और आप उसको आसानी से देख पाएंगे। इसके अलावा जो आपके 10th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल से जुड़ जाना है। इसके अलावा जो आपके क्लासेस का टाइम टेबल है वो भी मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर दिया है, क्योंकि कई बच्चे बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि मैम टाइम टेबल क्या है क्लासेस का। तो जो आपकी क्लासेस का जो टाइम टेबल है वो मैंने आप सबसे ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है। आप चैनल पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर टाइम टेबल वाला वीडियो मिल जाएगा। तो वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि आपकी कौन सी क्लासेस किस दिन चलती हैं और क्लासेस का टाइमिंग क्या है, सारा कुछ मैंने आपको वहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है। तो चलिए फिर हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपका सेंटेंस है उसके काइंड्स आपको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जो आपका काइंड्स ऑफ सेंटेंस होता है यानी आपके सेंटेंस जो आपका वाक्य होता है वो किस तरह का आपका वाक्य हो सकता है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको जो जब मैंने आपकी फर्स्ट ग्रामर की क्लास ली थी तो वहाँ पर मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बताया था, सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस की डेफिनेशन बताई थी और सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी आपके जो सेंटेंस है वो किस तरह के या कितने प्रकार के आपके यहाँ पर सेंटेंस होते हैं। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है काइंड ऑफ सेंटेंसेस। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलग अलग प्रकार के भावों के आधार पर जो आपका वाक्य यानी जो आपका सेंटेंस होता है वो कितने प्रकार का होता है, वो आपका होता है 5 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है आपका सेंटेंस, वो आपका होता है 5 प्रकार का। तो इसको भी हमें यहाँ पे देखना होगा क्योंकि इससे भी आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका इसमें फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट इसमें आपका है असर्टिव सेंटेंस। कौन सा है आपका इसमें फर्स्ट है इसमें आपका असर्टिव सेंटेंस, जिसे कहते हैं हिंदी में कथनात्मक वाक्य। क्या कहते हैं, कथनात्मक वाक्य आपका कहते हैं इसको हिंदी में। फिर इसके बाद आपका दूसरा इसमें है, दूसरा आपका इसमें है इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या है आपका दूसरा आपका यहाँ पे है इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। फिर तीसरा आपका क्या दिया हुआ है, तीसरा आपका यहाँ पे दिया हुआ इम्परेटिव सेंटेंस जो कि आपका होता है आज्ञा प्रार्थनावाची वाक्य। फिर इसके बाद फोर्थ आपका कौन सा दिया है, फोर्थ आपका दिया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी आश्चर्यबोधक वाक्य। और पांचवा आपका क्या दिया हुआ है, पांचवा आपका यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छाबोधक वाक्य। तो जो आपका सेंटेंस यानी जो आपका वाक्य होता है वो कितने प्रकार का आपका ये होता है, ये आपका होता है 5 प्रकार का होता है, जिसमें आपके ये सारे आपके आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आपका पहला है यानी असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस आपका होता क्या है, इसे हम किस तरह से यहाँ पर देखेंगे। तो आपका पहला क्या दिया हुआ है, पहला आपका यहाँ पे दिया हुआ है असर्टिव सेंटेंस। तो इसकी हम डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका जो असर्टिव सेंटेंस है ये आपका क्या होता है। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन वाक्यों से किसी घटना के होने या ना होने का वर्णन होता है। जो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है ये क्या होता है, इसमें आपका कोई घटना हुई होती है या कोई घटना नहीं हुई होती है, इसका वर्णन आपका जो है असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत किया जाता है। यानी जो वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं ये आपके साधारण वाक्य या आपका असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। इसको जो आपका असर्टिव सेंटेंस है इसको सिंपल सेंटेंस भी कहा जाता है। तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो आपका असर्टिव सेंटेंस है इसको सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य भी कहा जाता है। तो आपका इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। यानी वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं वो आपके कौन से होते हैं, वो आपके होते हैं असर्टिव सेंटेंस यानी आपके सिंपल वाक्य कहे जाते हैं। तो जो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है इसका एग्जाम्पल कैसे होगा, आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। तो जो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है उसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। आपका हो जाएगा जैसे राम रीड्स अ बुक। क्या, राम रीड्स अ बुक। तो ये आपका हो जाएगा एक सिंपल वाक्य। आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राम रीड्स
अ बुक। तो ये आपका हो जाएगा एक सिंपल सा वाक्य। इसमें आपका कोई बात बताई जा रही है, यानी क्या आपका असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, वे वाक्य जो कथन करते हैं, सूचना देते हैं। तो इसमें आपका क्या कहा जाए, राम रीड्स अ बुक। यहाँ पे आपको कुछ बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि राम जो है वो किताब पढ़ता है। तो आपको यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है, यानी कुछ सूचना, कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस, यानी आपका सिंपल वाक्य या कथनात्मक वाक्य। यहाँ पर आपको कुछ बताया जा रहा है। तो जो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है ये भी आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा इसमें आपका आ जाता है, इसमें आपका आ जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस और आपका आ जाता है निगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस आपका क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस आपका होता है यानी स्वीकारात्मक वाक्य। क्या होता है, स्वीकारात्मक वाक्य आपका हो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव आपका जैसे कि मतलब कि जैसे कि ऐसा कोई वाक्य जिनसे सकारात्मक सूचना प्राप्त हो, यानी आपको पॉजिटिव आपका यहाँ पर मिले, आपको कोई भी चीज़ जो है वो आपको पॉजिटिव मिले, यानी सकारात्मक सूचना आपको यहाँ पर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आपको मिले, वो आपका हो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। और निगेटिव आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव आपका वही हो जाएगा कि जिन वाक्यों से नकारात्मक सूचना मिले, यानी निगेटिव इन्फॉर्मेशन मिले, वो आपका क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव सेंटेंस आपका हो जाएगा। जैसे जैसे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि हरी रीड्स अ बुक। अब आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, हरी एक किताब पढ़ता है, यानी आपको यहाँ पर एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यानी यहाँ पे कोई चीज़ हो रही है। क्या हो रही है, हरी जो है वो एक किताब यानी एक पुस्तक पढ़ता है। तो ये आपका यहाँ पे कोई ना कोई कार्य हो रहा है। तो ये आपका कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी आपका यहाँ पर कोई कार्य जो है वो हो रहा है, पॉजिटिव वे में हो रहा है, नेगेटिव वे में नहीं हो रहा है। तो ये आपका हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद आपका दूसरा लिखा हुआ है, दूसरा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोहन डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, मोहन डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, यानी मोहन एक गीत नहीं गाता है। तो आपका यहाँ पे नहीं शब्द आ गया, नहीं का मतलब आपका यानी निगेटिव, निगेटिव आपका यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे कोई कार्य ही नहीं हो रहा है, मोहन जो है वो एक गीत नहीं गाता है। तो आपका ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि कमला इज़ इल। क्या लिखा हुआ है, कमला इज़ इल, यानी कमला बीमार है। तो आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ जो है, कुछ ना कोई कार्य हो रहा है। क्या कार्य हो रहा है, कमला जो है वो बीमार हो रही है। तो आपका यहाँ पे पॉजिटिव आपका यहाँ पे कुछ है, यानी कमला जो है वो बीमार है। तो ये आपका हो जाएगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ कि राम इज़ नॉट प्रेजेंट, यानी राम उपस्थित नहीं है। तो यानी यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। जहाँ पर आपका नहीं आ जाए, आपका जो सेंटेंस में नॉट लग जाए, NOT नॉट लग जाए, वो आपका निगेटिव के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये आपका हो गया पहला आपका जो सेंटेंस है, यानी जो वाक्य का आपका पहला पार्ट है, जो पहला इसका प्रकार है वो कौन सा था, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस आपका दो प्रकार का होता है, एक तो उसमें आपका आ जाता है अफर्मेटिव और निगेटिव। अब इसके बाद चलिए हम देख लेते हैं, आपका यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है छोटा सा। क्या लिखा हुआ है आपका कि इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। तो जो आपके असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसका लास्ट में आपका यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हरी रीड्स अ बुक फुल स्टॉप। तो आपका जो भी आपका ये वाक्य होता है इसके अंत में जो है वो फुल स्टॉप लगाया जाता है। ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ पता, यहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा आपका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें आपका क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका वो सेंटेंस होता है जिसमें आपसे कोई प्रश्न किया जाता है, यानी कोई क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जाता है। लिखा हुआ है कि इन वाक्यों से कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका क्या होता है, वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये आपकी इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये आपकी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है वो आपका कौन सा सेंटेंस हो जाता है, वो आपका हो जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो। ये आपका यहाँ पे इसका आपका एग्जाम्पल हो जाएगा जो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसके अलावा फिर आपका क्या लिखा हुआ है, डू दे लाइक कॉफ़ी, क्या वे कॉफ़ी पसंद करेंगे। तो इसमें भी आपका क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है कि क्या वे कॉफ़ी
पसंद करेंगे। फिर इसके बाद आपका थर्ड लिखा हुआ है कि विल शी राइट अ लेटर, क्या लिखा हुआ है, विल शी राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिखेगी। इसमें भी आपका क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है कि क्या वह एक पत्र लिखेगी। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि हैव यू नॉट सी दिस फिल्म, इसमें भी आपसे क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है कि क्या तुमने यह फिल्म नहीं देखी है। तो आपका जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इसके आपके क्वेश्चन, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका क्वेश्चन मार्क का साइन किस तरह से होता है, क्वेश्चन मार्क का साइन आपका इस तरह से होता है ना, ऐसे आपको लगाया जाता है आपका जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपका यहाँ पे आपका जो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है, इसमें आपका दो तरह के आपके यहाँ पे सेंटेंस आ जाते हैं। एक तो वो वाला सेंटेंस आ जाता है जिसमें आपका जो इंट्रोगेटिव आपका जो सेंटेंस होता है, इसमें आपके वो आ जाते हैं जैसे कि आपका प्रश्नवाचक शब्द, जो आपके प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जैसे हु, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये अगर इससे आपके जो प्रश्न हैं, जो आपका सेंटेंस है, इससे अगर आरंभ होता है तो आपका प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। तो इसमें आपका जो पहला होता है इंट्रोगेटिव में, इसमें प्रश्नवाचक शब्द जो आपके कभी पहले आ जाते हैं, तो जो जिन वाक्यों में जो आपके प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, तो इन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द के बाद जो है सामान्यतः सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू गोइंग टू स्कूल, ये आपका कौन सा, जो आपका यहाँ पे आर लिखा हुआ है, ये आपकी क्या है, ये आपकी सहायक क्रिया है। आर यू गोइंग टू स्कूल, ये आपकी क्या है, ये आपकी सहायक क्रिया है। तो जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें भी आपके दो टाइप के सेंटेंस आ जाते हैं। एक तो आपका वो होता है जिसमें आपकी सहायक क्रिया पहले आ जाती है, जैसे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू गोइंग टू, तो आर जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका जो लिखा हुआ है ARE, ये आपकी सहायक क्रिया है, यानी हेल्पिंग वर्ब है ये। तो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब कभी आगे आ जाता है और कभी आपका जो हेल्पिंग वर्ब हो आपके सेंटेंस के बीच में आ जाता है, और जो आपका क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन वाले आपके शब्द होते हैं वो पहले आ जाते हैं। तो आपका जैसे आपका यहाँ पे आपका लिखा हुआ है बी, जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है बी, तो इसमें आपका देखिए आपके जो क्वेश्चन वाले शब्द होते हैं, जो क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं, इसमें आपके पहले आए हुए हैं। क्या लिखा हुआ है, व्हाट डू यू लर्न इन योर स्कूल, क्या लिखा हुआ है, तुम अपने स्कूल में क्या सीखते हो। आपका जो क्वेश्चन वाले शब्द हैं, यानी जो क्वेश्चन वर्ड हैं, वो आपका यहाँ पे पहले आ गया, लेकिन जो आपका ऊपर वाला वाक्य है, यानी ये वाला जो है, इसमें आपके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो आपका यहाँ पर पहले आया हुआ है। तो इन दो आपके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इसमें आपके दो तरह के सेंटेंस आ जाते हैं। एक वो आता है जिसमें आपका हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ किया जाता है, दूसरा वो आ जाता है जिसमें आपका जो आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो पहले आ जाते हैं और जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वो बाद में आता है। जैसे कि आपका जो सेंटेंस होता है कि जो आपके यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू लर्न इन योर स्कूल, तुम अपने स्कूल में क्या सीखते हो। तो इसमें आपका क्या जो आपका क्वेश्चन वर्ड है ये आपके सेंटेंस के बीच में आया हुआ है। तो जो भी आपका जो क्वेश्चन वर्ड होता है अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो उसको आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले लिखना पड़ेगा। जैसे कि आपका व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या होता है ना, तो उसको आपको यहाँ पे पहले लिखना पड़ता है। इसके बाद अगर आपका क्वेश्चन वर्ड हो अगर आपके सेंटेंस में पहले लिखा हो यानी आगे लिखा हो, जैसे कि आपका ऊपर वाले सेंटेंस में लिखा है कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो आपका क्या जो है वो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, तो इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब से आपका जो वाक्य है, जो आपका इंग्लिश का सेंटेंस है वो आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। जैसे कि आपका यहाँ लिखा हुआ है आर यू गोइंग टू स्कूल, तो आपका ये हो जाता है यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में बताई गई हैं जो मैंने अभी आपको बताई कि आपका जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला आपका हो जाता है कि जो आपका पहला है शीर्षक के अंतर्गत इस प्रकार के वाक्य जिनका प्रारंभ किसी न किसी सहायक क्रिया से हुआ हो। तो जो आपकी सहायक क्रिया यानी जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, आपका अगर वाक्य का प्रारंभ अगर हेल्पिंग वर्ब से होता है तो इसमें क्या होता है कि ऐसे वाक्यों का हिंदी अर्थ करने में सर्वप्रथम क्या शब्द लिखना होता है। इन प्रश्नवाचक वाक्यों का उत्तर यस या नो में देना होता है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था ना कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो आप अगर स्कूल जा रहे हो तो आप हाँ में आपका आंसर आएगा या तो आपका इसमें ना में आंसर आएगा। यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हुई हैं। तो इसको मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है और आपका इसमें यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह या आपका क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद आपका तीसरा क्या लिखा हुआ है, तीसरा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है इम्परेटिव सेंटेंस। तो आपके इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ कि जिस वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या प्रस्ताव का भाव व्यक्त होता है उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो जो आपका
इम्परेटिव सेंटेंस होता है वो क्या होता है, वे वाक्य जो आदेश देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। क्या होता है आपका, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस, यानी वे वाक्य जो आदेश देते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रिंग योर बुक टू मी, अपनी किताब मेरे पास लाओ। ये आपका यहाँ पे ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि ब्रिंग योर बुक टू मी, यानी अपनी किताब मेरे पास लाओ, यानी आपको यहाँ पे आज्ञा दी जा रही है। तो जिसमें आपका आज्ञा दी जाए, प्रार्थना की जाए, या आपको कोई सजेशन दिया जाए या आपका कोई प्रस्ताव हो, तो वो सारा क्या आपका हो जाएगा, कौन सा सेंटेंस, वो आपका हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस है। जैसे कि आपका यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि गिव मी योर बुक प्लीज़। अब यहाँ पे प्लीज़ लग गया है, तो प्लीज़ का मतलब ही आपका हो जाता है कि प्रार्थना करना, यानी रिक्वेस्ट करना, कृपया अपनी किताब मुझे दे दो। तो यहाँ पर आपके यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज़ शब्द का यूज़ यहाँ पे किया गया है। प्लीज़ का मतलब आपका ही होता है कि प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। तो गिव मी योर बुक प्लीज़, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेल्प द नीडी। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हेल्प द नीडी, यानी यहाँ पे सलाह दी जा रही है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पर सलाह दी जा रही है कि आपको हेल्प करनी चाहिए। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज़रूरतमंदों की सहायता करो, तो आपका यहाँ पे सलाह दी जा रही है, तो ये भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस के ही अकॉर्डिंग आता है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है लेट अस गो टू द मूवी। क्या लिखा हुआ है, लेट अस गो टू द मूवी, आओ सिनेमा चले। तो यहाँ पर एक प्रस्ताव दिया जा रहा है, एक आपका यहाँ पे प्रस्ताव रखा जा रहा है कि चलो सिनेमा चलें। तो ये भी आपका किसके अकॉर्डिंग आएगा, ये भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही आएगा। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि डू नॉट गो देयर। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है, क्या गई, वहाँ मत जाओ। यहाँ आपको मना किया जा रहा है कि डू नॉट गो देयर, वहाँ मत जाओ, यानी आपको यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है। तो ये भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही आएगा। अब इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है नेवर टेल अ लाई, यानी झूठ कभी मत बोलो। तो इसमें भी आपको सलाह दी जा रही है आपको, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी आपका एक इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी इम्परेटिव सेंटेंस का प्रारंभ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से होता है। तो यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उस आपका इम्परेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। इनमें कर्ता यू होता है जो कि छिपा रहता है। तो इसमें आपका कर्ता जो होता है, यानी जो आपका सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है, यू होता है जो कि छिपा रहता है। और आपका जो ये वाक्य होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, इसमें भी आपका फुल स्टॉप ही लगाया जाता है। तो इतनी बातों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या दिया हुआ है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये आपके क्या होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिन वाक्य से कोई आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, करुणा, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है, वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपके कहलाते हैं। जैसे कि आपके वे वाक्य जो हृदय के गंभीर भाव व्यक्त करते हैं, यानी हृदय के गंभीर भाव को व्यक्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं, यानी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। क्या हो जाएगा आपका, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि आ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या हो जाएगी आपकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की डेफिनेशन की, आ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये आपकी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब चलिए इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे लिखा है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़। क्या लिखा हुआ है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, वह कितनी सुंदर लड़की है। तो आपका यहाँ पे क्या आपको फील हो रहा है, आपका यहाँ पर एक आश्चर्य फील हो रहा है कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, वह कितनी सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर एक आश्चर्य है कि हाँ वो लड़की जो है बहुत ही सुंदर है। तो ये आपका कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है हाउ प्लेजेंट दैट रेन इज़, वर्षा कितनी सुखद है। तो इसमें भी आपका एक आश्चर्य हो रहा है, तो ये भी आपका कौन सा हो जाएगा, ये भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट अ मिस फॉर्च्यून। आपका यहाँ पे लिखा है व्हाट अ मिस फॉर्च्यून, यानी कैसा दुर्भाग्य, यानी आपका यहाँ पे शोक व्यक्त किया जा रहा है, शोक आपका यहाँ पे व्यक्त किया जा रहा है कि ये कैसा दुर्भाग्य है। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है अलास आई एम ruined,
क्या लिखा हुआ है, अलास आई एम ruined, यानी हाय मैं बर्बाद हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका करुणा, यहाँ पर यानी दुख आपका यहाँ पे व्यक्त किया जा रहा है कि मैं बर्बाद हो गया। तो ये भी आपका कौन सा हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपका फिर यहाँ पर लिखा कि ऐसे वाक्यों में कभी कभी कर्ता तथा क्रिया नहीं लिखते हैं, परंतु कर्ता तथा क्रिया को छिपा हुआ माना जाता है। यह बात वाक्य नंबर 3 से स्पष्ट होती है। तो आपका वाक्य जो है यहाँ पर क्या है, व्हाट अ मिस फॉर्चून, यानी आपका यहाँ पे कैसा दुर्भाग्य है। तो यहाँ पर आपका कोई कर्ता नहीं है, ना ही कोई क्रिया है, लेकिन इसमें कर्ता और यानी जो आपका सब्जेक्ट और जो आपकी वर्ब होती है वो छिपी हुई रहती है, छिपा हुआ इसको यहाँ पे माना जाता है। ये आपकी बात यहाँ पर कही जा रही है। तो आपका यहाँ पे अगर इस जो आपका थर्ड वाला वाक्य जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट अ मिस फॉर्चून, तो आपको अगर इसमें क्रिया लिख दें तो आपका सेंटेंस किस तरह से हो जाएगा, व्हाट अ मिस फॉर्चून इट इज़। तो ये आपका इस तरह से पूरा वाक्य हो जाएगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और जो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसमें आपका जो साइन होता है वो किस तरह से लगता है एक्सक्लेमेटरी का, आपका जो एक्सक्लेमेटरी का साइन होता है वो इस तरह से लगाया जाता है। तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आपका यहाँ पे ये नोट करके ये भी बताया गया है आपका कि इन वाक्यों के अंत में आश्चर्यबोधक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेटरी साइन आपका इस तरह से लगाया जाता है, यानी अलास, हुर्राज, ब्रावो आदि शब्दों के तुरंत बाद आपका ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन है वो आपको लगाना पड़ता है। तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपका लास्ट में क्या दिया हुआ है, लास्ट में आपका दिया हुआ है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस आपके क्या होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है कि जिन वाक्यों से कोई आशीर्वाद, अभिशाप या कामना यानी इच्छा व्यक्त होती है उसे क्या कहते हैं, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी वे वाक्य जो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस आपके वे होते हैं जो कि कोई आशीर्वाद दें या अभिशाप या कामना व्यक्त करें, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें आपका कहा जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस किस तरह से होते हैं, जिसमें आपको आशीर्वाद दिया जाए यानी आपको ब्लेसिंग मिले, या आपका कोई अभिशाप या कोई कामना व्यक्त की जाए, तो आपका कौन सा सेंटेंस हो जाता है, वो आपका हो जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि मे यू लिव लॉन्ग, यानी यहाँ पर आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है कि ईश्वर करे आप दीर्घायु हों। क्या लिखा हुआ है, मे यू लिव लॉन्ग। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है मे यू गो टू हेल, भगवान करे तुम नरक में जाओ। तो आपका यहाँ पे एक अभिशाप दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, आपका यहाँ पे अभिशाप दिया जा रहा है, एक कामना की जा रही है, एक इच्छा व्यक्त की जा रही है कि भगवान करे कि तुम नरक में जाओ। तो ये आपका कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ये भी आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस ही होगा। तो इसको भी आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग लाइव आवर किंग, हमारे राजा दीर्घायु हों। तो यहाँ पर आपका आशीर्वाद दिया जा रहा है, ब्लेसिंग दी जा रही है। तो ये आपका कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन वाक्यों के प्रारंभ में सहायक क्रिया लिखी जाती है। तो यानी आपकी जो हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी लिखी जाती है ऑप्टेटिव सेंटेंस में, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा में। तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा कि देखिए वाक्य थर्ड में नहीं है, परंतु उसका शुद्ध रूप में आवर किंग लाइव लॉन्ग है। यानी जो आपका ये थर्ड कोई आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसमें आपका लिखा हुआ है कि लॉन्ग लाइव आवर किंग। तो आपका जो ये आपका एग्जाम्पल है थर्ड वाला, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि मे आवर किंग लाइव लॉन्ग, यानी हमारे राजा की दीर्घ आयु हो। ये आपका यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी आपका जो साइन होता है वो भी आपका आश्चर्यबोधक आपका साइन यहाँ पर लगाया जाता है। यानी आपका जो साइन होगा वो किस तरह से लगेगा, आपका इसमें भी इस तरह का ही साइन लगेगा। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैंने आपके काइंड ऑफ सेंटेंस होते हैं वो सारे आपको मैंने यहाँ पर अच्छे से समझा दिए हैं। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी आपका ये ग्रामर का पोर्शन है पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये अभी कम्प्लीटली फिनिश नहीं हुआ है। अब इसके आगे हम इससे आपके एग्जाम में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।